Okay, so screen is visible to everyone. Yes, sir. Fine. So the next topic is Faraday law, sometimes also called as Faraday law of electromagnetic induction. Fine. So what the Faraday law says, let us see. Actually, what is the job of Faraday law? The job of the Faraday law is to uh, create a bridge between electric field and magnetic field. फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के कपलिंग को एक्सप्लेन करता है. हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कोरिलेटेड और लिंक विद दिस मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो अगर हम बात करें कि फैराडे लॉ, तो फैराडे लॉ कुछ नहीं करता, मतलब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक ब्रिज प्रिपेयर करता है. दैट इज यूजफुल इन ऑर्डर टू एनालाइज द कपलिंग बिटवीन दीज टू fields. Okay, so it's an experimental law which describes the coupling between electric and magnetic field. ये याद रखिएगा. कैसे करता है वो हम देखेंगे. So what it says, Faraday law says that EMF induced in any closed circuit is equal to time rate of change of magnetic flux linkage. कहने का मतलब किसी क्लोज सर्किट में जो EMF इंड्यूस्ड होता है, that is nothing but equal to the rate of change of magnetic flux linkage. क्लियर? स्टेटमेंट क्लियर होगा? Clear, sir. ठीक Yes, है. sir. EMF किसी क्लोज सर्किट में जो EMF इंड्यूस्ड होता है, that is nothing but equal to rate of change of magnetic flux linkage. अब आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा why there is negative sign. पढ़ा है? Yes, sir. A Lenz law, according to Lenz. Yeah, good. So actually, what is the job of induced EMF? EMF closed circuit में induced होगा तो definitely there is a current. क्लियर? करंट प्रोड्यूस होगी. Yes, sir. और ये जो induced current है, that will also produce a magnetic field. करेगी. Yes, sir. तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ फ्लक्स लिंक होगा सर्किट में. Yes, sir. Yes, sir. तो होता क्या है कि जो ये EMF जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड EMF, दैट विल काउंटर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. वो उसको अपोज करेगा. लेंज लॉ जो बोलता है क्या मतलब जो आपका रिजल्ट है, दैट विल ऑलवेज अपोज द कॉज. प्रोडक्ट हमेशा कॉज को अपोज करेगा. प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, रिजल्ट क्या है? EMF का प्रोड्यूस होना, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, जो कॉज है उसको अपोज करेगा. एंड व्हाट इज द कॉज? कॉज इज नथिंग बट एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज. तो एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज को अपोज करेगा, जिससे कि जो EMF प्रोड्यूस हो रही है, ओके, दैट इज द वेरिएशन शुड बी मिनिमाइज्ड. सो दिस इज द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब अगर मान लो किसी सर्किट में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, so what I can write, if there is a n number of turns, then I can say that EMF induced is nothing but equal to minus n d phi by dt. एक टर्न से फ्लक्स लिंकेज अगर phi है तो रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा, d phi by dt. लेकिन अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, एक कॉइल है जिसमें n टर्न्स हैं, तो सारे टर्न से EMF जो आपकी फ्लक्स होगी वो पास होगी. तो अल्टीमेटली EMF क्या होगा, EMF हर एक टर्न में EMF इंड्यूस्ड होगा. तो दो चीजें हैं, या तो आप सारे टर्न जो टर्न है, जितने n नंबर ऑफ टर्न है, तो हर एक टर्न के EMF को आप सीधे सीधे सम कर दीजिए. दूसरा तरीका है आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए. इज इट क्लियर? Yes, sir. एक फाइल में अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स सारे टर्न से लिंक हो रही है. पहले टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स का जो बिहेवियर है, अगले टर्न में भी वही बिहेवियर रहेगा, उसके आगे वाले टर्न में भी वही बिहेवियर. मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज और उसका जो वेरिएशन है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का जो वेरिएशन है, वो हर एक कॉइल में सेम होगा. तो मतलब जैसा वेरिएशन फर्स्ट कॉइल में मिल रहा है, फर्स्ट टर्न में मिल रहा है, वैसा ही वेरिएशन सेकंड टर्न में, वैसा ही थर्ड और फोर्थ, ऐसे सो ऑन. तो इसका मतलब जो EMF इंड्यूस्ड होगी वो सारे टर्न्स में सिमिलर होगी, सारे टर्न्स में सिमिलर EMF इंड्यूस्ड होगी, और उसका जो नेचर होगा EMF का, जो EMF की डायरेक्शन, EMF नथिंग बट वोल्टेज, तो जो वोल्टेज का डायरेक्शन होगा दैट इज आल्सो सेम. तो हम क्या करें, अगर हम ओवरऑल कॉइल के दोनों एंड के बीच में अगर हम ओवरऑल वोल्टेज प्रोड्यूस देखें, तो व्हाट इट विल बी, इट विल नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द EMF प्रोड्यूस्ड. ओके,
Yes, sir. Yes, तो sir. अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो दो चीजें हैं, या आइदर यू कैन टेक द समेशन ऑफ ऑल ईएमएफ्स अप टू n टर्न्स, मतलब समेशन i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n ईएमएफ इंड्यूस्ड ei, और आपको पता है कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 डॉट डॉट, E इज ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो सारी ईएमएफ अगर सेम है तो n टाइम सबको जोड़ो या फिर सीधे सीधे n से मल्टीप्लाई कर दो, both will give the same result, and that is why here you will see if there are n number of turns the EMF induced is nothing but minus n d phi by dt, where f is nothing but the flux linkage. Okay, fine. अब EMF जो प्रोड्यूस हो रही है, EMF जो प्रोड्यूस हो रही है, so can I say it is nothing but the closed line integral vector? अगर EMF प्रोड्यूस हुई है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। Yes, sir. Okay, fine. So अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, I am giving one question to all of you. I think in the next class you will come with the answer. What is the question? Actually, in electrostatics, what you have studied? In your physics, you have also studied this one. Voltage is nothing but negative integral of vector E. Negative line integral of vector E means V is equal to minus integral vector E dot vector dl. पढ़ा है? Yes, sir. नेगेटिव साइन लगाते थे। हाँ, sir. Yes, sir. Okay, so my question is why here I am not considering the negative sign. Just come with the answer in the next class. My question is why in this equation V EMF is equal to closed line integral vector E dot vector dl, यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन क्यों नहीं यूज कर रहा? हिंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल ईएमएफ की नहीं। Okay, this अभी is the बता hint. सकते हैं सर? नहीं, नेक्स्ट क्लास में। Okay, so here you will see EMF induced is nothing but closed line integral vector E dot vector dl. There is no negative sign. अब एक बात बताओ, अगर फ्लक्स डेंसिटी B है, अगर मैं बात करूं जो कॉइल का एरिया है, कॉइल का एरिया दैट इज नथिंग बट A, और इससे क्या हो रही है, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही है। ओके, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B है, can you tell me what is the total magnetic flux crossing this area? B dot ds, B integral dot of B ds, dot ds. that is nothing but the surface integral of B dot ds. Is it clear? Yes, sir. Okay, so that means the surface is integral is done across this surface A. Now my question is, can I do I need to use closed surface integral over here? Do I need to put this circle over here or not? No, sir. Why? सर बेसिकली क्लोज नहीं हो रहा ना, मतलब बेसिकली Yeah. हम एक लूप में ट्रेवल नहीं कर Yeah, रहे हैं। the line is closed. It's a closed line. I have already told you a closed line will form a open surface, and a closed surface forms a volume. Enclosed a volume actually. अगर आप एक रबर बैंड ही देख लो, रबर बैंड रखा हुआ है, तो अगर रखे हुए रबर बैंड को देखोगे तो एक सरफेस बाउंड करता है कि नहीं वो? Yes, sir. बट क्या वो सरफेस क्लोज सरफेस होता है? नहीं ना। No, sir. अगर मैं एक स्फीयर देखूं तो स्फीयर का सरफेस क्लोज्ड है? Yes, sir. Fine. So that is the mean. What do you mean? How to distinguish whether it's a closed surface or open surface? It's quite easy. You can just observe it. Otherwise, just put start from any point and check on मतलब surface पे आप एक point रखो और check करो क्या surface पे move करते करते ओके surface को trace करके क्या आप वापस उस point पे आ सकते हो? फॉर एग्जाम्पल इस सरफेस के मिडिल में मैं एक पॉइंट रखूं यहाँ पर, अगर मैं एक पॉइंट रखूं, क्या मैं सरफेस पे मूव करते करते वापस सरफेस पे मूव करते करते इस पॉइंट पे आ सकता हूं? नहीं ना। अगर एक स्फीयर के टॉप पे कोई पॉइंट लो, आप वहां से ट्रेस करो, नीचे से ट्रेस करते हुए ऊपर आ जाओगे वापस आप बैक टू द सरफेस दैट पॉइंट। ओके, क्लियर? Clear, sir. Okay, fine. So that means phi is nothing but the open surface integral vector B dot vector ds. Okay. Now, as per the what I can say, as per the Faraday's law, what is induced EMF? V EMF. Can I say it's nothing but minus del phi by del t?
if you want, you can consider n. That is the plain Faraday law. And what is phi? What is phi? Phi is nothing but open surface integral vector b dot vector ds. So can I put the value of phi in this equation in the Faraday law? Yes, sir. Okay, so if I will put value of phi in this equation, what it will give? Let us see one by one. So VEMF is nothing but, as we have seen, it's nothing but closed line integral vector E dot vector dl. Keep in mind there is no negative sign, and that is nothing but minus d phi by dt. If I am considering only one term, single term, n is equal to 1, minus d phi by dt. Okay, so what it means? Just put the value of phi. Just put the value of phi. Phi is nothing but open surface integral vector b dot vector ds. अब एक बात बताओ, ये जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है, इस टर्म में जो इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूं, इसमें क्या इसमें इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो टाइम है? नो सर। हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? सरफेस के रिस्पेक्ट में। ds। Yeah, that means it is the function of space coordinate. Okay, for example, in Cartesian, either it will be a function of x and y, or y and z, or z and x. किन्हीं दो पेयर का फंक्शन बनेगा. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now, my question is, if this integration process is independent to time, can I say this integration is independent to time? yes sir। अगर ये इंडिपेंडेंट टू टाइम है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है डी बाई डी टी उसको इंटीग्रेशन के अंदर ले जाऊं? yes sir। ओके, वन मोर थिंग, अगर एक बात बताओ, देखो दो चीजें हैं इस इंटीग्रेशन को, ध्यान से देखो. अगर मैं कहता हूं ईएमएफ को इंड्यूस्ड होना है तो कहना इसे ईएमएफ वी ईएमएफ की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो होनी चाहिए. हाँ सर. अच्छा, VEMF is nothing but minus d by dt of this surface integration. अब एक बात बताओ, अगर ये जो सरफेस इंटीग्रल है, इस सरफेस इंटीग्रेशन का रिजल्ट अगर कांस्टेंट हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या EMF इंड्यूस हो सकता है? नो सर। No, sir. नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सरफेस इंटीग्रल वेक्टर v डॉट वेक्टर ds टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो गया तो जैसे ही d by dt करोगे जीरो हो जाएगा रिजल्ट. So will it be able to produce any EMF? No, sir. नो सर। No. So अगर मैं चाहता हूं कि सर्किट पे EMF इंड्यूस्ड हो, सर्किट पे EMF इंड्यूस्ड हो, तो क्या मेरा कहना ये सही होगा कि ये सरफेस इंटीग्रल वेक्टर v डॉट वेक्टर ds का जो रिजल्ट है वो टाइम का फंक्शन हो? बिल्कुल सर. अच्छा, यस सर। अब हम इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन प्रोसेस किसी चीज का फंक्शन नहीं होता. लाइक डिफरेंशियल भी किसी चीज का फंक्शन नहीं है, इंटीग्रेशन भी किसी चीज का फंक्शन नहीं है. किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो एक अलग चीज है. ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं इस इंटीग्रल के अंदर जाऊं तो मुझे क्या दो टर्म दिख रहे हैं? एक डिफरेंशियल एरिया ऑपरेटर और एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. हाँ सर. यस सर। अब एक बात बताओ, मैं अगर बोलता हूं कि जो मेरा फ्लक्स डेंसिटी B है वो टाइम का फंक्शन हो जाए, तो क्या ये पूरा इंटीग्रल प्रोसेस वेक्टर B जो है वो टाइम का फंक्शन हो जाए? तो वेक्टर B डॉट वेक्टर ds तो क्या है? सिंपल फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट है. तो वेक्टर B डॉट वेक्टर ds निकालोगे, जो फंक्शन आएगा वो टाइम और स्पेस दोनों का फंक्शन होगा. यस सर। उसका इंटीग्रेशन मैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो एटलीस्ट टाइम का फंक्शन होगा. यस सर। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मुझे एक नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी? यस सर। इसका मतलब EMF इंड्यूस्ड होगा. Yes, यस sir. सर। सो EMF इंड्यूस्ड होने के लिए कैन आई से द फ्लक्स लिंकेज शुड बी वेरिएबल? बिल्कुल सर. यस सर। तो अब फ्लक्स लिंकेज मतलब नंबर ऑफ फ्लक्स जो एक गिवन सरफेस से क्रॉस कर रही है. दैट इज नॉट सिग्निफाइंग द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. व्हाट इट सेज, वेरिएशन इन फ्लक्स लिंकेज दो तरह से है, हो सकती है. पहला कि भाई इस गिवन सरफेस को जो नंबर ऑफ फ्लक्स क्रॉस कर रही है, अगर मैं फील्ड फ्लक्स डेंसिटी ही वेरी कर दूं, अगर मैं फ्लक्स की डेंसिटी वेरी करता जाऊं तो गिवन सरफेस को जो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस क्रॉस करेंगी वो वेरी करेंगी. बिल्कुल सर. अगर मैं फ्लक्स डेंसिटी को हाई करूंगा
तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस क्रॉसिंग दिस गिवन सरफेस इज मोर। अगर मैं फ्लक्स डेंसिटी को रिड्यूस करूंगा तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस क्रॉसिंग दिस गिवन सरफेस इज लेस। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं फ्लक्स डेंसिटी बी को वेरी करूं तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, अब मैं वेरी करने का मतलब क्या है? टाइम के साथ कभी उसको बढ़ा रहे हो, कभी उसको घटा रहे हो, कभी उसको कांस्टेंट रख रहे हो, क्या कर रहे हो? टाइम के साथ वेरिएशन कर रहे हो स्ट्रेंथ में। बिल्कुल सर। Yes, sir. सो इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम Yes, डेफिनेटली। तो ये एक मेथड हो गया। व्हाट इज द अनदर मेथड? फिर से इस इंटीग्रेशन प्रोसेस को देखो। मान लो मैं फ्लक्स डेंसिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर बी जो है वो कांस्टेंट है। मैं एरिया ऑपरेटर चेंज करता हूं, एरिया ऑपरेटर डीएस। डीएस क्या बता रहा है? डिफरेंशियल एरिया। डिफरेंशियल एरिया, या यूं मैं कहूं कि चेंज इन एरिया। कैन आई से? यस सर। Yes, sir. अच्छा, मान लो फ्लक्स लाइंस ऐसे, टोटल 10 फ्लक्स लाइंस हैं इस तरह से। अगर मैं परपेंडिकुलर सरफेस रखूं तो 10 की 10 क्रॉस करेंगी। यस Yes, sir. अगर एक बात बताओ, मैं फ्लैट कर दूं सरफेस ऐसे, तो क्या ये 10 लाइन पास करेंगी? No, sir. अगर मैं टिल्टेड रखूं तो जो फ्लक्स लाइंस क्रॉस करेंगी, लेकिन उनका जो नंबर होगा वो 10 से कम होगा। कुछ ऐसे करेंगी, कुछ ऊपर से निकल जाएंगी। Yes, sir. यस सर। Have you seen this kind of motion in somewhere in any application? Sir, motor में. Yeah, motor, that quite that not exactly true, but we can say अगर मैं फेराडे लॉ के बेसिस पे बात करूं तो ठीक है, मोटर में भी एप्लीकेशन है, बट मोर प्रिसाइजली इफ आई वुड लाइक टू कीप, दैट इज द जनरेटर। Yes, sir. पढ़ा होगा, मोशन Yes, होता है sir. ना आपका कॉइल का, ठीक है। सो अब एक बात बताओ, अगर मैं अपने एरिया, जो मेरा एरिया है, उसको टाइम के साथ अगर रोटेट करूं तो क्या फ्लक्स लिंकेज बदलेगा? टाउ द फ्लक्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। हाँ सर। Yes, sir. तो इसका मतलब वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस क्लोज सरफेस इंटीग्रल, दैट इज नथिंग बट फ्लक्स, नंबर ऑफ फ्लक्स। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर जाएंगी। बिल्कुल Yes, सर। sir. तो इसका मतलब जो टोटल रिजल्ट आ रहा है सरफेस इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस, ये दे रहा, ये क्या बता रहा है? ये मुझे नथिंग बट बोलता है कि दैट इज नथिंग बट फ्लक्स फाई। तो फ्लक्स फाई टाइम का फंक्शन हुआ, तो अगेन डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाओगे, नॉन जीरो वैल्यू। ओके, यस सर। तो दो तरह से मैंने प्रोड्यूस किया। पहला क्या था? मैं फ्लक्स डेंसिटी कोई वेरी कर दूं, बी। दूसरा क्या था? मैं एरिया वेरी कर दूं। दोनों ही वे में मुझे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सो द सेकंड वन यू हैव ऑलरेडी, यू प्रोबेबली हैव सीन, जब हम एरिया को वेरी करके कराते हैं ना, सो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज व्हाट? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ। पढ़ा होगा Yes, sir. इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ कॉइल। सो मेरे पास दो मेथड है ईएमएफ इंड्यूस कराने के। या तो मैं एरिया को ही चेंज कर दूं, एरिया को किसी भी तरीके से, रोटेशनल मोशन जरूरी नहीं है, आप एरिया को कैसे भी टाइम के साथ चेंज कर सकते हो, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। एरिया फिक्स रखो, एरिया फिक्स रखो, कॉइल का पोजीशन फिक्स रखो, कॉइल को कुछ भी मत करो, एज इट इज रहने दो अपनी पोजीशन में, उसका एरिया भी एज इट इज रहने दो, फ्लक्स डेंसिटी चेंज करते जाओ टाइम के साथ। इन द बोथ द केसेस यू विल गेट ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल। ओके, सो जस्ट को रिलेट दीज टू। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये है, जो ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स है, ठीक है। क्या इस फ्लक्स को जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, फाई को आप कैलकुलेट कर रहे हो यूजिंग दिस रिलेशन सरफेस इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस, क्या इस इंटीग्रेशन प्रोसेस में टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? No, sir. नहीं। हो सकता है आपका एरिया टाइम का फंक्शन, मतलब एरिया आपका टाइम का फंक्शन हो, या आपकी फ्लक्स डेंसिटी टाइम का फंक्शन हो, बट ये इंटीग्रेशन प्रोसेस टाइम के रिस्पेक्ट में तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंशियल ऑपरेटर को अंदर ले जाऊं, डिफरेंशियल ऑपरेटर को अंदर ले जाऊं, तो क्या ये पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर बनेगा? डिफरेंस पता है आप लोग को पार्शियल डिफरेंशिएशन में और नॉर्मल डिफरेंशिएशन में? हाँ सर, पता तो है कि पार्शियल बेसिकली टू और मोर देन टू वेरिएबल्स पे लगता है। ओके, जस्ट लुक एट दिस वन।
अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिया ना इंटीग्रेशन के अंदर, अगर इसमें देखूं मैं डेल बाय Yes, डेल टी sir. लिखा है, ओके। इसका मतलब ये है ना कि मैं कर क्या रहा हूं यहां पर, अगर आप ऊपर वाले इस स्टेप को टारगेट करो, इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सरफेस इंटीग्रल को इवेल्युएट किया, उसके बाद उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया। क्लियर? Yes, sir. अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले अब एक बात बताओ, ये जो वेक्टर बी है, ये जो वेक्टर बी है, क्या ये फंक्शन ऑफ स्पेस हो सकता है, स्पेस कोऑर्डिनेट? बिल्कुल सर। ओके, स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये टाइम का भी फंक्शन हो जाए। अगर मैं फर्स्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ की बात करूं, फ्लक्स डेंसिटी टाइम के साथ वेरी करे, तो इट इज पॉसिबल दैट इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज वेल। Yes, sir. अच्छा, एक बात बताओ, मैं पहले इस वेक्टर बी का सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करूं, मतलब मैं पूरी तरह से स्पेस कोऑर्डिनेट को हैंडल करूं, जो रिजल्ट आए उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं, या फिर मैं इस फ्लक्स डेंसिटी का पहले टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं, जो रिजल्ट आए उसका सरफेस इंटीग्रल इवैल्यूएट कर दूं, विल इट गिव द सेम रिजल्ट? क्योंकि स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। Yes, sir. तो दोनों इंडिपेंडेंट है, इसलिए जब डिफरेंशियल ऑपरेटर को अंदर ले जाओगे, जब भी डिफरेंशियल ऑपरेटर को इंटीग्रेशन के अंदर ले जाते हो, वो पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर बन जाता है अंडर द कंडीशन दैट जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्लियर? यस सर सर। मतलब dt और ds इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट, गुड। अब इस पॉइंट पे जब आप आते हो कि मैं बोल रहा हूं कि आप बोलोगे कि सर आप बोल रहे हो dt और ds इंडिपेंडेंट होने चाहिए, अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं तो कैन आई एम ट्राइंग टू अवॉइड द सेकंड वे ऑफ जनरेटिंग द ईएमएफ, वेरिंग द एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस सर। अगर एरिया टाइम के साथ वेरी करोगे तो डेफिनेटली स्पेस कोऑर्डिनेट तो वेरी हो रहा होगा ना टाइम के साथ। यस सर। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब मैं सेकंड वे ऑफ जनरेटिंग द ईएमएफ अवॉइड कर रहा हूं इन दिस एनालिसिस। हाँ सर। What I'm trying to do, I'm just assuming that my flux density is variable with respect to time. That's it. तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, जो मेरे एरिया कोऑर्डिनेट्स हैं और जो मेरा टाइम है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हुए। क्लियर है? यस सर। ओके, सो जस्ट अप्लाई स्टोक्स थ्योरम। इस टर्म में आप स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करो एलएचएस में। स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करोगे, द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएल इज नथिंग बट ओपन सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ वेक्टर ई। सभी एग्री करते हैं? यस सर। यस अच्छा, सर। एक चीज और बताओ, क्या जिस लूप के क्रॉस मैं ये लाइन इंटीग्रल ले रहा हूं, क्या वही लूप इस सरफेस एस को बाउंड कर रही है, जिस सरफेस के क्रॉस मैं यहां पर सरफेस इंटीग्रल ले रहा हूं एस? क्योंकि मैं सेम लूप में बात कर रहा हूं, इसी Yes, लूप sir. में मैंने इस Yes, लूप sir. के क्रॉस लाइन इंटीग्रल लगा के ईएमएफ मतलब कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, और यही लूप है जिसने इस एरिया एस को बाउंड किया है, जिससे फ्लक्स पास हो रही है, और उसको मैं यहां पर इवेल्युएट कर रहा हूं। तो कहना इसे, जब मैं स्टोक्स थ्योरम लगाऊंगा तो दोनों की दोनों सरफेस इंटीग्रल सेम सरफेस एस के क्रॉस इवेल्युएट किए जाएंगे। यस सर। फिर से वही बात आती है कि दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों का मैं एक ही सरफेस के क्रॉस सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहा हूं और रिजल्ट सेम आ रहा है, तो कैन आई से बोथ द फंक्शंस आर एग्जैक्टली सिमिलर? यस सर। सभी एग्री करते हैं इससे? एग्री करते हैं आप भी कृतेश? यस सर। यस ओके, सर। तो अगर मैं इंटीग्रेशन साइन हटाऊं तो व्हाट इट विल गिव, कैन आई से इट विल गिव दिस रिलेशन del cross vector E is nothing but minus del vector B by del T, यस सर। यस सर। and that is nothing but the differential statement or differential form of Faraday law. ये differential form है Faraday law का, ठीक है? यस सर। And one more thing, this is nothing but Maxwell's third equation. फर्स्ट इक्वेशन गॉस लॉ है, सेकंड इक्वेशन एम्पियर्स आपका गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स है, थर्ड वन दिस वन मैक्सवेल्स इक्वेशन।
मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, थर्ड ये है, ठीक है, क्लियर है ओके सभी को? सर। ओके, यस सर। तो क्या इस इक्वेशन को देख के समझ में आ रहा है कि वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक फील्ड? यस सर। यस सर। तो एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैग्नेटोस्टैटिक बोल सकता हूँ? क्या वो टाइम के साथ कांस्टेंट है? नो नो सर। सर। अगर टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है तो क्या मैं उसे मैग्नेटोस्टैटिक बोल सकता हूँ? नो सर। नहीं। तो इसका मतलब एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इज इट क्लियर? हाँ सर। ओके, फाइन। सो अब हम जो फैराडे लॉ में पढ़ रहे हैं दैट इज नॉट रिलेटेड विद द मैग्नेटोस्टैटिक्स। याद करो, मैग्नेटोस्टैटिक्स आपका सेकंड यूनिट था। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक बोथ आर डिफरेंट एंड नॉट कोरिलेटेड विद ईच अदर। किसी भी तरीके से एक दूसरे से लिंक नहीं होते। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने स्टार्टिंग पढ़ा, मैग्नेटोस्टैटिक हमने सेकंड केस में पढ़ा। हाँ, लिंकिंग हम ये कह सकते हैं कि हमने एक वोल्टेज सोर्स लगाया, करंट प्रोड्यूस की, एंड दैट इज व्हाई अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इज कैपेबल टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड? द रिजल्ट इज यस, इफ देयर इज अ टाइम वेरिंग there is a variation in magnetic field with respect to time, and that is nothing but Faraday law. So variation in magnetic field with respect to time will produce electric field. सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम वेरिंग होगी इसमें? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम वेरिंग होगी, क्योंकि देखो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। इट डिपेंड्स, हो सकता है कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट भी बन जाए। फॉर एग्जांपल, अगर बी में जो वेरिएशन है वो लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम हो जाए। फॉर एग्जांपल, वेक्टर बी इज नथिंग बट बी नॉट इनटू टी यूनिट वेक्टर ए एक्स। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर लोगे तो क्या वो कांस्टेंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम? सर मतलब बस बी नॉट आ जाएगा डिफरेंशिएट बी नॉट आ जाएगा। सो मतलब आरएचएस मेरा टाइम के साथ कांस्टेंट हुआ तो, और एलएचएस डेल क्रॉस ई, ई का आप स्पेस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में वेक्टर डिफरेंशिएशन कर रहे हो। कर्ल इज नथिंग बट सम काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन, नॉट एग्जैक्टली बट समहाउ। तो इसका मतलब जो एलएचएस में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो भी आप कर्ल ले रहे हो वो स्पेस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन चल रहा है, और आरएचएस में आपको क्या मिल रहा है? टर्म विच इज इंडिपेंडेंट टू टाइम। तो इसका मतलब एलएचएस को भी टाइम से इंडिपेंडेंट होना ही होगा। यस सर। ओके, वन मोर थिंग, ध्यान से देखो, कई पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट जैसा आपने बताया बेटा अभी कि टाइम का फंक्शन होगा, बट एक्चुअली हम जो मेजरली हम जो डिस्कस करते हैं ना, उसमें जो आपने बोला वही चीज़ है। मैं बस एक स्पेसिफिक केस बता रहा हूँ कि ऐसा मत माइंड में फिक्स ही करके चलना कि नहीं हमेशा टाइम का फंक्शन, ऐसा नहीं है। बट जो मेजर आपको एप्लीकेशन मिलते हैं उसमें आपका स्टेटमेंट एग्जैक्टली ट्रू है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर डेल वेक्टर बी अपॉन डेल टी टाइम का फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएशन के बाद की बात कर रहा हूँ, माइनस डेल वेक्टर बी अपॉन डेल टी टाइम का फंक्शन आता है, तो क्या एलएचएस को टाइम का फंक्शन होना होगा? यस सर। मतलब कर्ल ऑफ वेक्टर ई टाइम का फंक्शन निकलेगा उस केस में। यस सर। ओके, अब एलएचएस को टारगेट करो। एलएचएस में मैं क्या कर रहा हूँ? स्पेस के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, सम काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब एलएचएस में वेक्टर ई के साथ कर्ल ऑपरेशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट। तो इट इज हाईली पॉसिबल दैट एलएचएस इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स। पॉसिबिलिटी है। हाँ सर। तो अगर एलएचएस स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन आता है तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा आरएचएस स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा? यस सर। दैट्स द थिंग, टाइम वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ स्पेस वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? टाइम वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन electric field varying in space with respect to space coordinate. Can I say? यस सर। यस सर। Okay, so that is the Faraday's law of electromagnetic induction in differential form, and that is nothing but the Maxwell's third equation. Okay, अब next पे आते हैं हम।
कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या होती है उसको हम देखते हैं। ओके, अभी तक किसी को कोई डाउट है फैराडे लॉ हमने जो बताया आपको? नो सर। ओके फाइन। अब मुझे एक बात बताइए, क्या हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ फॉलो करें, एम्पियर्स लॉ? तो एक मैग्नेटोस्टैटिक के केस में कैन आई से कर्ल ऑफ वेक्टर एच इज वेक्टर जे, दैट इज नथिंग बट, इसको हम बोलेंगे पॉइंट फॉर्म, या पॉइंट फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ। ओके, और ये एम्पियर्स लॉ हम किस केस में पढ़ते थे? मैग्नेटोस्टैटिक। यस सर। ओके, Yes, sir. सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर स्टैटिक फील्ड, इसी वजह से यहाँ पर स्टैटिक फील्ड लिखा है। तो मेरा कहना ऐसा सही है कि मैग्नेटोस्टैटिक के केस में कैन आई से दिस, कैन आई राइट दिस पॉइंट फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ या एम्पियर्स लॉ, डेल क्रॉस वेक्टर एच इज इक्वल टू वेक्टर जे? यस सर। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड डाइवर्जेंस ले लूं, दोनों साइड में डाइवर्जेंस ले लूं, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट आई कैन राइट, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड H इज नथिंग बट डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर J। दोनों तरफ डाइवर्जेंस लगा दो, इज इट? कैन आई से द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज 0? Yes, sir. यस सर। So it means, can I say del dot vector J is equal to 0? Yes, sir. रिकॉल करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में क्या मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूटी इक्वेशन डेल डॉट वेक्टर J इज इक्वल टू माइनस डेल रो बी अपॉन डेल टी, हाँ सर। बताया था ऐसा? Yes, sir. याद आ रहा है? अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, कंटिन्यूटी इक्वेशन तो बोलती है कि डेल डॉट वेक्टर J इज इक्वल टू माइनस डेल रो बी अपॉन डेल टी, डेल रो बी अपॉन डेल टी। अच्छा, ये तभी 0 हो सकता है जबकि मेरा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, टाइम के साथ कांस्टेंट रहे। क्लियर? Yes, sir. डेल रो बी अपॉन डेल टी तभी 0 हो सकता है जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, टाइम के साथ उसमें कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं, तो क्या करंट फ्लो कर सकती है? No, sir. करंट फ्लो नहीं कर सकती। अब अगर करंट फ्लो नहीं कर सकती तो करंट डेंसिटी J 0 हो जाएगा। Yes, sir. तो उसका 0 है तो डाइवर्जेंस लो ना लो, दोनों ही केस में वो 0 है। अब करंट डेंसिटी J अगर 0 हो गया, करंट डेंसिटी J अगर 0 हो गया, go back to Ampere's law. Can I say del cross vector H is equal to 0? Yes, हाँ sir. सर। So will it be क्या ये सही है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और आप उसका कर ले रहे हो, दैट इज 0। Sir, permanent magnet. परमानेंट मैग्नेट, बट परमानेंट मैग्नेट की बात ही नहीं कर रहा मैं, उसको साइड रख दो। वो एक चीज आपने जो बताया सही है, परमानेंट मैग्नेट एग्जिस्ट करता हूँ, परमानेंट मैग्नेट नहीं, मैं एम्पियर्स लॉ पे ही आ रहा हूँ, मैं एम्पियर्स लॉ की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं करंट के थ्रू ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, और जब मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन पे आता हूँ तो मुझे ये दिख रहा है करंट ही नहीं फ्लो कर पा रही है। समझ में आ रहा है कॉन्ट्रेडिक्शन? Yes, sir. सभी को समझ में आ रहा है ये कॉन्ट्रेडिक्शन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर वॉल्यूम सर, चार्ज एक बार डेंसिटी, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा इसको पूरा। देखो सबसे पहले आप पहली इक्वेशन देखो, कर्ल ऑफ वेक्टर एच इज इक्वल टू वेक्टर जे, ये पॉइंट फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ है, एम्पियर्स लॉ। क्लियर? बिल्कुल सर। अगर मैं दोनों तरफ डाइवर्जेंस ले लूं, डाइवर्जेंस, तो डेल डॉट डेल क्रॉस वेक्टर एच इज इक्वल टू डेल डॉट वेक्टर जे। मैथमेटिकल Zero आइडेंटिटी होना चाहिए। आपको पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज 0। 0। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर जे इज 0। यस सर। अच्छा, अब व्हाट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन? कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बोलती है कि डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज नथिंग बट माइनस डेल रो बी अपॉन डेल टी, दैट इज नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जिस वायर से करंट फ्लो कर रहे हैं उस वायर के क्रॉस सेक्शन से देखोगे तो कुछ वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे टाइम के साथ, तभी तो करंट फ्लो कर रही है। यस सर। अब मैं कह रहा हूं कि माइनस डेल रो बी अपॉन डेल टी एज पर द मैथमेटिकल आइडेंटिटी डेल डॉट वेक्टर जे शुड बी इक्वल टू 0।
तो कहीं ना कहीं अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन पे टारगेट करें तो हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज 0 माइनस डेल रो वी अपॉन डेल टी शुड बी इक्वल टू 0। और अगर माइनस डेल रो वी अपॉन डेल टी इज 0 मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अभी जो देखे हो एग्जैक्टली 2 सेकंड बाद देखोगे वही रहेगा, 4 सेकंड बाद देखोगे वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब चार्ज एज इट इज जहां पर है वही रहेंगे, कोई मोशन नहीं है चार्ज में। तो क्या करंट फ्लो कर सकती है? नो सर। अब अगर करंट फ्लो नहीं कर रही है तो जब वायर से करंट फ्लो ही नहीं कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे कर पाई? हाँ सर, ऑब्वियस है। क्लियर हुआ बेटा? तो इसका मतलब H Yes, 0 sir. हो गया। अब मैं कहता हूं कि करंट डेंसिटी नॉन जीरो है और दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब एम्पियर्स लॉ भी वैलिड है, कंटिन्यूटी इक्वेशन भी वैलिड है, और मैं ये कह रहा हूं कि एम्पियर्स लॉ वैलिड है, नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है आपको H, और कंटिन्यूटी इक्वेशन भी मिल रही है आपको। मतलब डेल रो वी अपॉन डेल टी 0 नहीं हो रहा है। Yes, sir. व्हाट इट मींस, मतलब कुछ तो मिसिंग है। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक दूसरे से मतलब मैं को रिलेट करना चाहूँ, मतलब दोनों को जस्टिफाई कर, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली मैं जस्टिफाई करना चाहूँ कि नहीं ये फर्स्ट इक्वेशन भी ट्रू है, सेकंड इक्वेशन भी ट्रू है, और मैं कुछ ऐसी एनालिसिस आपको दे सकूं जिस एनालिसिस के थ्रू ये चीज सही निकल जाए कि हाँ अगर मैं इस एनालिसिस को फॉलो करूं तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही वैलिड है। लेकिन अभी तक के एनालिसिस से ये चीज वैलिडिटी नहीं आ रही, तो समथिंग इज मिसिंग इन दिस एनालिसिस। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अच्छा, एक बात बताओ बेटा, अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, थोड़ा सा, वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है, जो मेरा वेक्टर जे है ना, वेक्टर जे, उसको कुछ मैं लिख सकूं J1 प्लस J2, वेक्टर J1 प्लस J2, और मैं ये आपसे कहूं कि वेक्टर J1 जो J1 कंपोनेंट ऑफ करंट डेंसिटी है, दैट इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ द डेल रो वी अपॉन डेल टी। मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर J1 इज इक्वल टू माइनस डेल रो वी बाई डेल टी, और J2 इज समथिंग एल्स। Yes, sir. तो अब मैं अगर डाइवर्जेंस लूं डेल डॉट वेक्टर J, ओके, सो इट मींस डेल डॉट वेक्टर J1 प्लस डेल डॉट वेक्टर J2, and that should be equal to 0. Okay? yes, sir. क्लियर हुआ? तो अब Yes, कहीं ना sir. कहीं मैं बोल सकता हूं कि हाँ ठीक है, J2 कुछ ऐसा होगा कि डेल डॉट वेक्टर J2 is nothing but minus something del rho v upon del t, something is function, and plus minus will cancel out and the end result is 0, something like that. So let's see. Okay, so let's see in this one. So मैं क्या कहने की कोशिश करता हूं, मैं इसको कुछ इस तरह से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। एम्पियर्स लॉ में अभी तक आपने एम्पियर्स लॉ में खाली इतना टर्म देखा था, डेल क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर जे, डेल क्रॉस वेक्टर एच इज इक्वल टू वेक्टर जे। अभी तक आपने इतना ही देखा था एम्पियर्स लॉ में। इज इट Yes, करेक्ट? sir. अब Yes, sir. मैं क्या कह रहा हूं कि चलो मुझे कंटिन्यूटी इक्वेशन और एम्पियर्स लॉ दोनों को ही वैलिड कराना है, तो मैंने क्या कर दिया कि ठीक है भैया, चलो करंट डेंसिटी वेक्टर जे ना होके सम ऑफ टू डिफरेंट करंट डेंसिटी है, वेक्टर जे प्लस वेक्टर जे टी। क्लियर? अब Yes, मैं sir. दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेता हूं, तो डेल डॉट डेल क्रॉस वेक्टर एच इज नथिंग बट डेल डॉट वेक्टर जे प्लस डेल डॉट वेक्टर जे टी। क्लियर? Clear, Yes, sir. sir. अब डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज 0, इसका मतलब डेल डॉट वेक्टर जे प्लस डेल डॉट वेक्टर जे डी इज इक्वल टू 0। एंड अब मैं अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करूं तो डेल डॉट वेक्टर जे इज माइनस डेल रो वी अपॉन डेल टी। क्या इस इक्वेशन को, इस एनालिसिस को देख के कहीं भी ऐसा लग रहा है कि चार्ज डेंसिटी को 0 होना चाहिए, या ऐसी प्रीवियस कोई कॉन्ट्रडिक्शन अब फंस रही है? No. No, sir. नहीं फंस रही है ना? अब मैं अगर इसको ध्यान से लिखूं तो कैन आई से डेल डॉट वेक्टर जे डी इज इक्वल टू डेल रो वी अपॉन डेल टी। Yes, sir. Okay, and that jd is nothing but displacement current density because of the displacement of the charge. Yes, Clear sir. हुआ? कैपेसिटर में भी एग्जिस्ट या करता है इस टाइप कैपेसिटर का। में ऐसा कोई, आप देखो तो ऐसा थोड़ी नहीं एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में करंट फ्लो कर गई,
यस क्या सर। एक प्लेट से ऐसा थोड़ी ना होता है, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले डाइलेक्ट्रिक में गए, डाइलेक्ट्रिक में मूव करते हुए अगले प्लेट पे आ गया, ऐसा नहीं होता ना। नो सर। नो सर। ओके, क्यों? क्योंकि उसके बीच में चार्ज का इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट डाइलेक्ट्रिक में चलता है। याद करो मैंने आपको पोलराइजेशन बताया था, तो बताया था ना डिस्प्लेस हो रहे हैं और ये डाइपोल मिलके कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड रिजल्ट एक तरफ पॉजिटिव लेयर एक तरफ नेगेटिव लेयर, कुछ ऐसा बताया था। यस सर। यस हाँ सर। सर। तो समथिंग सम काइंड ऑफ एंड रिजल्ट इज व्हाट, सम काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यस सर। तो इफेक्टिवली मैंने क्या बोला, इफेक्टिवली क्या इफेक्ट दिख के आ रहा है, सम काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज है, इसका मतलब कोई ना कोई करंट फ्लो की है, वर्चुअल करंट हो या फिजिकल करंट हो। ओके यस सर। यस सर। फाइन। सो यहां तक किसी को कोई डाउट है जो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं? नो सर। नहीं। अब एक बात बताओ, क्या चार्ज डेंसिटी को कोरिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी से? दैट इज गॉस लॉ, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, पढ़ा है यस आप लोगों सर। ने। तो अगर मैं इस रो वी की वैल्यू ये पुट करूं, कैन आई से दैट इज नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसकी पार्शियल डेरिवेटिव? डेल डॉट वेक्टर डी। आप डेल डॉट रो वी की जगह बस डेल डॉट वेक्टर डी रखोगे, तो कैन आई रीच टू दिस इक्वेशन? दिस वन। यस सर। ओके, अगर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो आप फिर से एक चीज ध्यान से देखो, इस टर्म को देखो, इस टर्म को। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं डी का स्पेस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डाइवर्जेंस ले रहा हूं, फिर जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहा हूं। और मैं आपको बोल के आ रहा हूं कि स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। क्यों? कहीं पर भी मैंने एरिया वेरी नहीं कराया, ध्यान दो, मैंने कहीं पर एरिया नहीं वेरी कराया, मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी बी में वेरिएशन से विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस यस सर। सर। तो कैन आई से द स्पेस कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम? यस सर। तो एक वेक्टर डी है, पहले मैं उसका स्पेस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डाइवर्जेंस लूं, फिर बाद में टाइम डेरिवेटिव लूं, या फिर मैं वेक्टर डी का पहले टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लूं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है मैं उसका स्पेस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डाइवर्जेंस ले लूं, क्या द रिजल्ट विल बी सेम? हाँ बिल्कुल सर। सर। ओके, सो इसका मतलब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं डेल ऑपरेटर को, इस डेल ऑपरेट डाइवर्जेंस ऑपरेटर को डिफरेंशिएशन के बाहर लेते आऊं? हाँ सर। तो will it be divergence of del vector d upon del t is equal to divergence of vector jd? यस यस सर। सर। अच्छा, सेम स्पेस में सेम स्पेस कोऑर्डिनेट के थ्रू दो अलग अलग वेक्टर्स का डाइवर्जेंस लो, एंड रिजल्ट सेम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दोनों वेक्टर भी सेम हुए। बिल्कुल सर। तो डेल ऑपरेटर अगर हम हटा दें तो विल आई रीच टू दिस इक्वेशन, वेक्टर जेडी इज नथिंग बट डेल वेक्टर डी अपॉन डेल टी, यस सर। एंड यस दैट इज सर। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। अब बैक टू द इक्वेशन, यहां पर आओ, यहां पर अगर मैं जेडी की वैल्यू रखूं तो क्या होगा, डेल क्रॉस वेक्टर एच इज इक्वल टू वेक्टर जे प्लस डेल वेक्टर डी अपॉन डेल टी। यस सर। यस सर। तो लुक एट दिस वन। ओके फाइन, अभी आया नहीं मैं। तो अगर मैं यहां पर रखूं, सो द रिजल्ट इज डेल क्रॉस वेक्टर एच इज इक्वल टू वेक्टर जे प्लस डेल वेक्टर डी अपॉन डेल टी। सभी को क्लियर हो गया? क्लियर सर। यस सर। व्हाट इज वेक्टर जे? वेक्टर जे इज conduction current density, and what is this one? Displacement current density. Okay, clear? क्लियर सर। अब एक बात बताओ, इस इक्वेशन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? टाइम वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस स्पेस वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। अब ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, दैट इज द मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। क्लियर हो गया? यस सर। दैट इज Yes, द sir. मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। और मैं आपसे पूछूं क्या मॉडिफिकेशन हुआ? एडिंग द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी।
यस सर। और ये मॉडिफिकेशंस मैक्सवेल्स ने किया था, मैक्सवेल ने ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी ऐड की थी, एम्पियर्स लॉ में मॉडिफिकेशन किया था। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, देन यू हैव टू टेल हिम del cross curl of vector h is nothing but vector j plus del vector d by del t. If somebody asks you what is the modification done in Ampere's law, you just say adding the displacement current density j vector jd which is nothing but equal to del vector d upon del t. क्लियर हो गया? यस सर। अब मैं प्रीवियस दो इक्वेशंस को अगर क्लब करूं, ये इक्वेशन क्या बोलता है? ये इक्वेशन बोलता है टाइम वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी लिख रहा हूं तो कैन आई से दैट इज नथिंग बट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड लाइन सी तो जा रही है, तो चाहे मैं डी बोलूं चाहे ई बोलूं बात सेम है। यस सर। यस ऐसे सर। चाहे मैं बी बोलूं चाहे एच बोलूं बात सेम होगी, ठीक है? ओके, सो कैन आई से इन दिस मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ कैन आई से टाइम वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस स्पेस वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड? यस सर। यस सर। और फैराडे लॉ में मैंने अभी आपको पॉइंट फॉर्म से क्या बताया? टाइम वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस द स्पेस वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इन दोनों में देखूं मैं, ध्यान से देखना, दोनों इक्वेशन को ध्यान से सुनना। फैराडे लॉ का जो इक्वेशन है उसमें मैंने टाइम वेरिएशन जब किया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, और अगर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम वेरिएशन कर दूं तो वो स्पेस वेरिएशन, मतलब देखो दो चीजें हैं, मैं यहीं पर लिख देता हूं। मेरे पास E है और मेरे पास H है। अगर मैं इसमें टाइम वेरिएशन कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये क्या करेगा? H में स्पेस के रिस्पेक्ट में वेरिएशन कर देगा। ट्रू? ट्रू सर। यस सर। यूजिंग दिस इक्वेशन। और अगर मैं इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन कर दूं तो ये यहां पर स्पेस के रिस्पेक्ट में वेरिएशन कर देगा। क्लियर? क्लियर सर। यस सर। अगर मैं बोलता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन या स्पेस के रिस्पेक्ट में वेरिएशन, क्या टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन मतलब टाइम के साथ h की वैल्यू चेंज हो, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन मतलब टाइम के साथ e में चेंजेस हो। क्लियर? यस सर। यस सर। स्पेस पे रिस्पेक्ट में वेरिएशन मतलब स्पेस पे जैसे जैसे आप मूव करो वैल्यूज में चेंजेस आए, यस सर। कैसे भी मूव Yes, कर sir. जाओ। तो इसका मतलब E और H दोनों ही इंडिविजुअली देखा जाए तो स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम के फंक्शन निकल रहे हैं। यस सर। यस सर। तो ये रिलेशन क्या कंक्लूड करता है? ये रिलेशन कंक्लूड करता है कि बोथ ऑफ देम आर फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट और स्पेस एंड टाइम। अलग अलग फंक्शन होंगे। E कुछ अलग फंक्शन होगा स्पेस और टाइम का, H कुछ अलग फंक्शन होगा स्पेस और टाइम का। तो अगर मैं किसी तरह से ऐसी फील्ड प्रोड्यूस कर दूं जो स्पेस और टाइम का फंक्शन हो जाए, E फील्ड और H फील्ड, तो क्या वो एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करते रहेंगे स्पेस में? यस सर। दैट इज हाउ द वेव मूव इन द स्पेस। एंटीना रेडिएट कर देती है तो रेडिएशन के बाद कैसे वेव ट्रेवल करती है, क्योंकि E और H एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन हो रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जैसे सपोर्ट जैसे कर वेव रहा आगे है। बढ़ेगी तो वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आएगा, वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन आएगा, करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड में स्पेस वेरिएशन हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ आगे बढ़ी, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ आगे बढ़ेगी टाइम के साथ, उसमें जैसे वेरिएशन आएगा वो E में चेंजेस कर देगा, मतलब E आगे बढ़ी है टाइम के साथ। ओके सर। तो अब समझ में आया ये जो एंटीना रेडिएट करती हैं तो या किसी भी तरीके से जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रेवल करती हैं। हाँ यस सर। सर। ओके, क्योंकि दोनों एक दूसरे को एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करती हैं, एंड दैट इज व्हाई स्टार्ट में अगर जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था या जब भी मैंने कभी ये सब बताया होगा कि आई विल लेट यू टू नो हाउ द मैक्सवेल्स थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू डील विद द मोशन ऑफ प्लेन वेव। यस सर। यस ठीक सर। है, सो दिस इज द मतलब ऊपर की दो इक्वेशन तो ठीक है, दैट इज द गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक del dot D is equal to rho v, and the second one is Gauss law for magnetostatics del dot vector B is equal to 0। ये मैक्सवेल्स की फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैक्सवेल्स की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है। ओके, या यू कॉल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन पॉइंट फॉर्म एंड दिस वन। अब क्वेश्चन आप ये भी कह सकते हो कि सर हम मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन बोल रहे हैं, फैराडे लॉ क्यों नहीं बोल रहे हैं उसे? ये तो एक मतलब नाइंसाफी वाली बात हो गई, दिया मैंने नाम आप आ जाए।
हाँ सर। Yes, sir. seems like that ना, but listen, मैंने फैराडे लॉ को जो पॉइंट फॉर्म में लिखा था, मैंने कई केसेस को रूल आउट करते एक स्पेसिफिक केस लिखा था। क्या स्पेसिफिक केस लिखा था? वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल वेक्टर बी बाय डेल टी। यस सर। Yes, sir. मैंने फैराडे लॉ में तो एक फैराडे लॉ ऐसा समझ लो एक ब्रॉड सेट है जिसमें सारे केसेस आ रहे हैं। एरिया में टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन कांस्टेंट बी, टाइम वेरिएशन इन बी कांस्टेंट एरिया, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये सारे केसेस फैराडे लॉ में आते हैं। लेकिन उनमें से खाली मैंने उसी सबसेट को कंसीडर किया जिसमें टाइम वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया इज कांस्टेंट, Yes, sir. और उसी सबसेट को लेकर आगे बढ़ा और पॉइंट फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ बोला। दैट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू, बट दैट इज द मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। क्लियर? जब वेव आगे बढ़ती है तो हवा में थोड़ी ना कोई कॉइल रख देते हो जिसका एरिया वेरी कराओ या समथिंग लाइक दैट, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ सर। Yes, sir. Okay, so that is why this one is important. So I think all of you are getting clear with this equation, third equation and fourth equation. Okay, these are very important and it will give you the direct idea how the wave propagate. Okay, वो अलग बात है कि जब भी आपको कोई पढ़ाएगा, maybe he or she will let you to know there is some kind of losses as well that will be covered in the pointing theorem. Okay, so क्यों losses होता है? ये दोनों एक दूसरे को support कर रही हैं, मतलब ऐसा समझ लो दो ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, या ब्रदर सिस्टर हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बट देयर इज समथिंग एनिमी, ओके, जो इस सपोर्ट को क्या कर रहा है? सपोर्ट को तो कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन इंडिविजुअली दोनों को हार्म करेगा। समथिंग लाइक मतलब ऐसा समझ लो ब्रदर सिस्टर हैं, इनके बीच का जो बॉन्डिंग है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और कोई एनिमी है, एनिमी ने बहुत ट्राई किया कि उनके बीच के बॉन्ड को वो ब्रेक नहीं कर पाया। सो व्हाट ही और शी विल डू, वो इंडिविजुअली दोनों को हार्म करने की कोशिश करेगा। अगर इंडिविजुअली दोनों को हार्म करे तो क्या होगा? क्या जो पहले वो एक दूसरे को सपोर्ट कर पा रहे थे उतनी स्ट्रेंथ से एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे? No, sir. नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली टाइम के साथ एक ऐसा आएगा कि हो सकता है कि आइदर द ब्रदर विल एग्जिस्ट और सिस्टर विल एग्जिस्ट, और बोथ विल नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? क्लियर सर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हार्म पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाऊंगा? उसके एनर्जी कंटेंट को ही मैं खत्म करने की कोशिश करूं, मैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी कंटेंट को खत्म करने की कोशिश करूं, तो टुगेदर व्हाट आई कैन से, मैं वेव की एनर्जी को खत्म करने की कोशिश करूं जिस वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ एग्जिस्ट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है जिससे वेव आगे बढ़ती जाए, दोनों आगे बढ़ती जाए। लेकिन मीडियम वो एनिमी है कि वो क्या करेगा? उस वेव की एनर्जी को डेसिपेट कराएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसकी वजह से वेव जैसे जैसे आगे बढ़ेगी एनर्जी लॉस होता जाएगा, एक टाइम के बाद वेव भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। क्लियर? Yes, sir. सो दिस इज ऑल अबाउट आइडिया दिस। अब जो ये मीडियम है कैसे डेसिपेट कराता है, दैट इज गवर्न बाय द पॉइंटिंग थ्योरम, एंड यू विल in future you will see what is pointing vector and all those things. Okay, so let me actually मैं next class में आपको मैक्सवेल्स इक्वेशन क्विकली विजिट कर दूंगा, बट जो भी डेरिवेशन है मैक्सवेल्स इक्वेशन या जो भी XYZ है वो हमने सब्सिक्वेंट स्टेजेस में कंप्लीट कर लिया। डाइवर्जेंस थ्योरम में मैंने आपको बता दिया, सॉरी गॉस लॉ में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, पॉइंट फॉर्म डेराइव किया था। यस और नो? यस सर। ओके, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन मैंने अभी डेराइव की, डेल क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर बी बाय डेल टी। यस। यस सर। फोर्थ इक्वेशन भी मैंने अभी एमपीएस मॉडिफिकेशन अभी कराया। यस सर। तो ये तीनों इक्वेशन तो मैंने आपको डेराइव कर दी, ये तीन मैक्सवेल्स की इक्वेशन है। सेकंड ये कहता है कि मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे चार्ज में एक सेपरेट प्लस चार्ज या एक सेपरेट नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नेट के केस में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि खाली नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करे या साउथ पोल। मैग्नेट का कितना भी स्मॉलर पीस कर लो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल रहेंगे। ओके, एंड दैट इज द मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। मतलब डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस 0 है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्या है? क्लोज लूप बना रही है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल चली जाएंगी। डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो ये मैक्सवेल्स की चारों इक्वेशन है, मैं उनको इंटीग्रल
फॉर्म और पॉइंट फॉर्म में नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा कि कैसे हाउ टू राइट इन द पॉइंट फॉर्म एज वेल एज इन द इंटीग्रल फॉर्म. मैंने पासवर्ड आपको चैट बॉक्स में डाल दिया है. जस्ट मार्क योर अटेंडेंस एंड दिस इज द एंड ऑफ द क्लास. ओके, किसी को कोई डाउट है? फाइन. सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास. हाँ बेटा, क्या करो? सर पासवर्ड शो नहीं हो रहा है. पासवर्ड चैट बॉक्स में भी जस्ट डाला मैंने. इट्स 0368 लोअर केस में ई एंड जेड. ई और जेड लोअर केस में है. 0368 ई जेड. 0368 ई EZ. जेड. हाँ, ई जेड लोअर केस है. ओके सर. Okay, fine. So now this is the end of the class. You all may leave. थैंक यू सर. Okay, welcome, beta. Thank you, sir. Welcome, beta.